हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड नो। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम फिर से टेक्स्ट माइंड का स्कैनर करेंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट ही कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2017 में आए हुए क्वेश्चन की। इसमें ये कह रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग इज ए रिसॉर्टेड टू इन वेरियस फॉर्म विद ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि रिस्ट्रक्चर जो है रिसॉर्टेड बढ़ावा देता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बहुत सारी विशेषताओं को, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट, प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, ऑग्यूमेंटिंग मोर रिसोर्सेज, ठीक है ना, रिसोर्सेज को और बढ़ाना, रिलीफ फ्रॉम द कंपटीशन एंड मेथड टेक द फॉर्म लाइक एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, लेवरेज, बाय आउट, स्लम सेल, ओवरसीज एक्विजिशन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग मदद करता है किसमें? कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या पढ़ा? अमलगमेशन, मर्जर होता है, लेवरेज लेआउट होता है, कंपटीशन से फ्री करेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा, ठीक है, आपके रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो यही बातें इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखी हुई हैं। उसके बाद लिखा है कि इलस्ट्रेटेड सर्टेन इंस्टेंसेस दैट हैव हैपेंड इन इंडिया सेटिंग एग्जांपल ऑफ बेनिफिट्स इन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली इसमें आपसे पूछा है कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट क्या है, और आपसे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा लगे क्योंकि आपसे इसमें एग्जाम्पल पूछ लें कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हुए हैं, ऐसी कौन कौन सी घटना हुई है जहाँ पर अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन हुआ है और उससे कंपनीज को फ़ायदा हुआ है। इसका एग्जाम्पल बताइए आप जो इंडिया में हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि इसमें आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। यदि आप एग्जांपल नहीं दोगे तो नंबर आपके कहीं ना कहीं कट जाएंगे। खाली बेनिफिट बताने से, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा था, सिर्फ नीड बताने से काम चल गया था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए तो उससे चल जाएगा। पर यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो एक्विजिशन के, मर्जर के, अमलगमेशन के, टेक ओवर के, जिसमें इंडिया में हुआ है और कंपनीज़ को बेनिफिट हुआ, और कैसे कंपनीज़ को बेनिफिट हुआ है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये दिसंबर 2017 में ओल्ड सिलेबस से 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज ए प्रोसेस इन विच कंपनी चेंजेस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप कंपनी के बिजनेस को चेंज भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, और प्रोसेस को भी आसानी से प्रोसीड कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है ना द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आर, मतलब कॉमन फॉर्म। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है तो आप क्या बोलोगे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, यदि दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, स्लम सेल हो रही है, ठीक है, और आपका मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर हो रहा है, ये समथिंग, ये सब किस में आते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आते हैं। तो ये सब इसकी फॉर्म्स हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, टेक ओवर, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको दोबारा से बनाना, दोबारा से करना, डिसइन्वेस्टमेंट, डिमर्जर, बाई आउट्स, ये सब किस में आते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बताओगे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, बेसिकली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आता क्या क्या है। उसके बाद है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन आल्सो बी रिसोर्टेड इन एनी ऑफ द फॉर्म लाइक स्लम सेल, यानी कि अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, ये तो होगा एक तरफ। ठीक है, इसमें तो ये सब तो आते ही आते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। इसके अलावा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में स्लम सेल, लेवरेज बाई आउट, मैनेजमेंट बाई आउट, स्पिन ऑफ एक्सेट्रा भी आते हैं। ठीक है, इन सब, ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में पूरी गहराई है इनमें भी, तो ये आप इसमें समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप 4th पॉइंट से एग्जांपल देना शुरू करेंगे। आई थिंक ये मैं इसमें से ही कर रही हूँ। आपके टैक्समैन क्रैकर्स का जो स्कैनर है उसका ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी में इसका आंसर दिया हुआ है, मैं उसी से करा रही हूँ आपको। पहला इसमें एग्जांपल, जितने इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं ना, इतने इनफ है। यदि आप इतने भी डिटेलिंग में लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। बाकी आप बेनिफिट्स पॉइंट्स में दे दीजिए, ऊपर नीचे वो थोड़े पॉइंट में डाल दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। L&T का एग्जाम्पल ले रहा है कि ये देखिए, अब हम इसको एग्जाम्पल को समझेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने अमलगमेशन, मर्जर करा, क्या करा जो आपस में इनको बेनिफिट हुआ। इन सब चीज़ों से हमने ये पढ़ लिया कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, अमलगमेशन, मर्जर होता है, और इन सब चीज़ों से कंपनी की ग्रोथ होती है। आप पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे कि किस कंपनी में अमलगमेशन, मर्जर, समथिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई, एक्विजिशन हुआ, ठीक है, और कैसे उसको बेनिफिट हुआ है। सबसे पहले लिखा L&T डीमर्ज इट्स सीमेंट
डिवीज़न इनटू ए सेपरेट कंपनी, यानी कि L&T जो है उसने डिमर्ज करा अपनी सीमेंट कंपनी को, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। लेटर द रिजल्टिंग कंपनी वाज ट्रांसफर टू ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप्स की ग्रासिम कंपनी को जो बाकी की उसकी बची हुई यूनिट्स थी वो उसको ट्रांसफ़र हो गई। तो उसने अपना सीमेंट सेक्टर जो था L&T का जितना भी सीमेंट सेक्टर था उसने अपना सीमेंट सेक्टर सारा अलग कर लिया और उसका एक नाम रख दिया अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब बाकी की जो उसका बिजनेस था वो किसको ट्रांसफ़र हो गया, ग्रासिम कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम कंपनी को ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्विजिशन, डीमर्जर, ठीक है, डीमर्जर भी आता है इसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर में, ठीक है, डीमर्जर हो गया। अब इसमें कैसे कैसे फ़ायदा हुआ, L&T को क्या फ़ायदा हुआ, देखिए L&T बेनिफिटेड फ्रॉम द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इट्स सीमेंट डिवीज़न, ठीक है, यानी कि सीमेंट डिवीज़न से क्या होगा, उसको सीमेंट की वैल्यू पता लगी और जो कंपनी उसकी जो ग्रासिम कंपनी को होगी उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला एंड फोकस ऑन, और उसने क्या कोर बिजनेसेस सच एज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसने अपना फोकस मेनली सीमेंट कंपनी पे बनाया और उसने सीमेंट कंपनी की इंजीनियरिंग पे कंस्ट्रक्शन पे काम करा और उसने मेन फोकस अपना सीमेंट कंपनी को बनाया और सीमेंट कंपनी को बनाने के लिए उसने उसको उठाया, ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशन करे, उसमें उसने स्पेशलाइजेशन किया। और ग्रासिम कंपनी ने जो ये बाकी की इसकी रिजल्टिंग कंपनी कर दी उनका क्या फ़ायदा है, बस बेनिफिट थ्रू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उस ग्रासिम कंपनी को कैसे बेनिफिट हुआ, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, उसमें क्या क्या था, उसकी इंक्रीज कैपेसिटी, यानी कि उनको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाना है, अपनी कॉस्ट कम करनी है, अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ करना है, ठीक है। कॉस्ट कम करने का ही तरीका होता है कि आप इधर उधर अमलगमेशन मर्जर करते हो, किसी ऐसे यूनिट को खरीद लिया कि जिससे आपकी कॉस्ट कम हो गई, किसी ऐसी मैनेजमेंट को रख लिया, उसका मैनेजमेंट ऐसे करा, किसी टेक्निकल ऐसे बंदे को रख लिया, आपकी कॉस्ट कम हो गई। बेसिकली कॉस्ट कम करनी है और क्या करना है, अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है और अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जो ग्रासिम कंपनी थी उसने बेनिफिट कैसे लिया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का। उसने क्या करा, इंक्रीज कैपेसिटी, यानी कि उसने अपनी कैपेसिटी जितनी वो काम कर रहा था उससे ज़्यादा काम करा, अपने रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, ठीक है। इंक्रीज कैपेसिटी, ओवरऑल कम्पिटिटिवनेस, मल्टी फंक्शनल सिनर्जीज, यानी कि उसने अपनी जो ग्रासिम थी अपना जो उसका बिज़नेस था उसके अलावा उसने और जो बिज़नेस खरीदे वो उसने मल्टी फंक्शनल सिनर्जीज करी, दूसरे लोगों से और भी बिज़नेस में करे, कंबाइंड रिसोर्सेज पूल, यानी कि उस कंपनी को उठा के अपनी कंपनी में जो उसका काम चल रहा था उसमें उसने कंबाइन कर दिए दोनों के रिसोर्सेज को, तो बेहतर तरीके से वो अपनी प्रोडक्शन कर पाया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है टाटा स्टील लिमिटेड एक्वायर्ड ओवरसीज कोरस ग्रुप PLC कंपनी दैट ड्रास्टिकली इम्प्रूव द प्रोडक्शन सिनर्जी, यानी कि टाटा स्टील ने अपनी ये एक्विजिशन करके, ये परचेज़ करके अपनी प्रोडक्शन को ड्रास्टिकली चेंज करा, बेहतर बनाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके कोरस कंपनी जो थी उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसकी जो नॉलेज थी वो उसको मिल गई, तो उसने टाटा स्टील ने अपनी क्या करा, अपनी प्रोडक्शन को बेहतर किया। फॉर टाटा स्टील थ्रू द एक्विजिशन टाटा स्टील लिमिटेड कुड कंबाइन इट्स लो कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन करी, ठीक है, कॉस्ट को कम करा विद द हाई क्वालिटी ऑफ कोरस, यानी कि उसने जो कोरस कंपनी थी उसकी जो क्वालिटी हाई थी, उसके पास जो टेक्नोलॉजी थी, उन सब चीज़ों को टाटा स्टील ने प्राप्त करा जिससे एक्विजिशन करके, ठीक है, इट रिजल्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ वाइड रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उसने क्या करा, उस कंपनी में जिस कंपनी को उसने एक्वायर करा उस कंपनी के रिटेल का और उस कंपनी की मार्केट भी उसको मिली और उसने नेटवर्क बढ़ाया, टेक्नोलॉजीज बढ़ाई, एनहांस द R&D कैपेबिलिटीज़, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, उसने उसको बढ़ाया और उसने इस कंपनी से बेनिफिट उठाया। अगला पॉइंट है आपका डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी का कंपनी इज़ नोन फॉर देयर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी जो है वो अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ से पहचानी जाती है। कंपनी नई नई बनी थी, उसने बहुत सारे एक्विजिशन मर्जर करे। हमने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ कौन सी होती है, जब आप अपने ही बिज़नेस को बढ़ाते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हो, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाते हो, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी लगाते हो जिससे आपका कस्टमर बेस बढ़ता है और आप खुद ही अपने बिज़नेस को ग्रो करके ऊपर लेके जाते हो।
और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, यानी कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशन करे, बहुत सारे अमलगमेशन करे, मर्जर करे, टेक ओवर करे, जिससे उसकी कंपनी बढ़ी। ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 1984 इट हैज़ एक्वायर्ड मैनी कंपनीज, उसने बहुत सारी कंपनी खरीदी, सच एज बेंजक्स लिमिटेड, ये मेरिडियन हेल्थ केयर खरीदा, फॉल्कन खरा, बेटा फार्मा खरीदा, ठीक है, डो फार्मा स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिजनेस खरीदे, BASF खरीदा, ठीक है, अलायंस विद ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन खरीदा 2009 में। यानी कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने वो अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए जानी जाती है, उसने बहुत सारी कंपनी में एक्विजिशन किया, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे उसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया। ठीक है, फिर है पिरामल हेल्थ केयर ट्रांसफर्ड इस अंडरटेकिंग फॉर्मेशन बिजनेस टू अबॉट हेल्थ केयर, यानी कि पिरामल हेल्थ केयर ने अपना ट्रांसफ़र करा अपने बिजनेस को, किसको, अबॉट हेल्थ केयर को, ऑन ए स्लम सेल बेसिस। स्लम सेल यानी कि लमसम अमाउंट पे उसने अपना पिरामल हेल्थ केयर ने अपना सब कुछ अपना ट्रांसफ़र कर दिया, किसको, अबॉट हेल्थ केयर कंपनी को। द डील वॉज फाइनलाइज्ड फॉर ए लमसम कंसिडरेशन। द डील आल्सो कंबाइंड नॉन कम्पीट क्लॉज, यानी कि नॉन कम्पीट क्लॉज क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप ये लिख के देते हो कि भैया जो हम तुम्हें बिज़नेस दे रहे हैं, जो चीज़ हमें तुम्हें दे रहे हैं, वो हम दोबारा कभी भी उस चीज़ में अब तुम्हारा कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, हम उस बिज़नेस में नहीं आएंगे अब कभी भी, और हम वो किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे तरीके से हम उस बिज़नेस में नहीं घुसेंगे जिससे तुम्हें हमसे कंपटीशन मिले। ये क्लॉज के थ्रू उन्होंने करा with prohibited Piramal group from entering in similar formulation business as per the tax capabilities arising gain। ठीक है, उसने इस शर्त पे नॉन कम्पीट क्लॉज के थ्रू उसने अपना ट्रांसफ़र करे अपना बिजनेस को अबॉट हेल्थ केयर। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा एक्विजिशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद है भारती एयरटेल लिमिटेड एक्वायर्ड जैन टेलीकॉम। भारती एयरटेल लिमिटेड ने ये जैन टेलीकॉम अफ्रीकन कंपनी है, इसको खरीदा था थ्रू ए लेवरेज बायआउट स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी से, थ्रू ए लेवरेज बायआउट स्ट्रैटेजी। ए एक्विजिशन ऑफ ए जैन अफ्रीकन इंटरनेशनल BV was majorly financed through borrowed fund. भारती एयरटेल फॉर्म्ड ए स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड डील विद द ट्रांजैक्शन, यानी कि भारतीय एयरटेल कंपनी ने जैन टेलीकॉम कंपनी खरीदी, किसके थ्रू, लेवरेज बायआउट स्ट्रैटेजी के थ्रू उसने खरीदी, और ये एक्विजिशन से दोनों को बेनिफिट मिला। ये काफ़ी बड़ा एक्विजिशन था और इससे भारत एयरटेल कंपनी को बहुत ग्रोथ मिली और जैन टेलीकॉम कंपनी ने भी अपना सर्वाइवल किया। ठीक है, तो आप ये सब दे सकते हो, और इन सब चीज़ों से ये जो क्वेश्चन है ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो ये आपको केसेस याद होने चाहिए, और ये केसेस देखो इम्पॉर्टेंट हैं, और ये केसेस आप कहीं और पर भी घुसा सकते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो पेपर आता है उसमें मोस्टली बातें ना यही सब पूछता है। तो ये केसेस आप 10-15 याद करके चले जाओ, आपके दिमाग में होगा तो आप कहीं पर भी आंसर में ये चिप सकते हो, बेहतर हो जाता है उससे आंसर। मैं देखो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आंसर बेहतर हो जाता है। जो चेक कर रहा होता है ना उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भैया बच्चे ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ये जो केसेस हैं आप सिर्फ इनको इसी एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एज इट इज़ लाइन में आएगा तभी आप लिख सकते हो। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल एक्विजिशन का, एक्वायर का, आप किसी में भी आ जाए कोई क्वेश्चन ऐसा, ये ना आए कोई दूसरा आ जाए जिसमें आप एक्विजिशन की, एक्वायर्ड की, अमलगमेशन की, मर्जर की बात कर रहे हो, तो आप ये केसेस वहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये केसेस कभी भी बेकार नहीं होते जो आप याद करते हो, जिनको आप नॉलेज लेते हो, ये केसेस हमेशा काम आते हैं। ये पेपर में लिखने का एक तरीका होता है आंसर, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं पर भी चीज़ पर, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी घुसा दोगे, हिसाब से कि किसके बारे में केस जो है, ये सब किसके बारे में, एक्विजिशन के बारे में बात करें, बेनिफिट के बारे में बात करें, किन कंपनीज ने कैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करा और अपनी अपनी कंपनी को ग्रोथ करी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, और ये केसेस कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय। और हाँ, यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बस बाय।